हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ यूवी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटोरशिप। ये हमारी पॉलिटी की हरियाणा एसएससी के लिए स्पेशल सीरीज़ की 5वीं क्लास है। बाकी 4 क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हम भारतीय संसद और उससे जुड़ी हुई शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, हम भाग 4 तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम भाग 5 की बात करेंगे और उन आर्टिकल की बात करेंगे जो पेपर में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जैसे कि भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक की बात की गई है, मगर सभी के सभी अनुच्छेद आपके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। जो बार बार पूछे जाते हैं या जो किसी से जुड़े हुए हैं, हमें सिर्फ वही पढ़ने हैं। तो देखिए, भाग 5 किसकी बात करता है? संघ के शासन की, मतलब कि यूनियन कैसे शासन करेगा उसकी बात भाग 5 करता है। तो यूनियन पर शासन कौन करता है? राष्ट्रपति जी। राज्यों का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 52 की जो शुरुआत है, जो भाग 5 की शुरुआत है, उसी में सबसे पहले बताया गया कि राष्ट्रपति कौन होगा? राज्यों का प्रधान होगा। मतलब कि जो राष्ट्रपति जी की जो पोस्ट है वो कहाँ पर डिफाइंड है, उसकी परिभाषा कहाँ है? अनुच्छेद 52 में है। ठीक है। अनुच्छेद 53 में उनकी शक्तियों के बारे में है, राष्ट्रपति जी की शक्तियों के बारे में है कि संपूर्ण कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति जी देखेंगे। अब जो कार्यपालिका होती है उसका काम क्या होता है? कार्यपालिका को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो एग्जीक्यूटिव का इंग्लिश में मीनिंग ही यही होता है कि जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करे, मतलब कि उसका वो जो शासन करे या उसका पालन करवाए। तो नियमों को लागू करना और प्रशासन का कार्य करना, ये दोनों ही काम कार्यपालिका के हो जाते हैं। और कार्यपालिका की तरह ही हमारी न्यायपालिका होती है, जिसे जुडिशरी कहा जाता है। उसका काम क्या होता है कि संविधान में जितने भी कानून लिखे हैं या जो हमारे कानून पहले से बने हुए हैं उनका पालन करना या करवाना। हमारी विधायिका होती है जिसे कि लेजिस्लेचर कहा जाता है। संसद की विधायिका को, संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है और राज्यों की विधायिका को विधानसभा कहा जाता है। देखिए, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति जी के चुनाव की बात हुई है और वो चुनाव किस प्रकार से होगा ये अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी कहा जाता है। अब ये वोट किस तरह का होता है? देखिए, इस वोट में सिंगल वोट यानी जो मतदाता होगा वो अपने उम्मीदवार को, जो उम्मीदवार उसे पसंद है, उसको प्राथमिकता देते हुए, प्राथमिकता मतलब कि जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसे पहले नंबर पर रखेगा। ठीक है। जैसे पहले नंबर पर मुझे ए नाम का पसंद है, दूसरे नंबर पर मेरे को बी नाम का पसंद है और तीसरे नंबर पर मेरे को सी नाम का पसंद है। मतलब ये बन गया तो ठीक, नहीं तो इसे बना दो, नहीं तो इसे बना दो। तो इस तरीके से हर कोई अपनी अपनी सोच वहाँ पर रखेगा, मतदाताओं को वोट करेगा और उसी का रेशो निकाला जाएगा और इसे ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर जो पीच कलर में लिखा हुआ है कि सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, मतलब कि सशस्त्र सेनाएं कौन होती हैं? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस या जो भी है, हमारी जितनी भी तरह की सेनाएं हैं, उन सब का एक सर्वोच्च कमांडर होगा। और वो सर्वोच्च कमांडर किसे कहा जाता है? वो सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी को कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो वो राष्ट्रपति जी होते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित 2 आर्टिकल हमें और पढ़ने हैं। पहला है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 हमें महाभियोग मतलब कि इम्पीचमेंट के बारे में बताता है। अब महाभियोग क्या होता है? देखिए, जब कोई बड़ा अधिकारी अपना काम करने में असमर्थ होता है या फिर उस पर कोई दोष लगाया जाता है तो उस पर महाभियोग बिठाया जाता है। ठीक है, कि आपकी गलती है और गलती का पता लगाने के लिए आपके ऊपर महाभियोग बिठाया जा रहा है। महाभियोग राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, इन तीनों पर ही लगाया जा सकता है और किसी पर नहीं लगाया जा सकता। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 से लगता है और सुप्रीम कोर्ट के जज पर अनुच्छेद 124 से लगता है और हाई कोर्ट के जजेस पर अनुच्छेद 218 से महाभियोग लगाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो हमने कौन से देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, मतलब यूएसए से हमने ये प्रक्रिया ली है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमने कुछ कुछ देशों से कुछ कुछ चीज़ें उधार ली थी। तो ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली थी। ठीक है। इसको अगर आप इस आर्टिकल को याद करना चाहते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक है कि
देखिए, जब कोई क्रिकेट खेलता है तो एक बॉल में अगर हर ओवर में, मतलब एक ओवर में वो हर ओवर में 6 छक्के लगाता है, तो मतलब डाउट होता है ना कि कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। हर बार तो वैसा नहीं कर सकता, तो हम उस पर क्या लगा देते हैं, महाभियोग, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, आपकी जांच होनी चाहिए। तो मतलब कि 6 और 1 61। अगर कोई हर एक ओवर में 6 छक्के लगाए तो उस पर क्या बिठाया जाएगा, महाभियोग। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, या फिर जो भी तरीका आपको सही लगे। एक और आर्टिकल है जो कि राष्ट्रपति जी से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 72। और 72 का मतलब क्या होता है कि क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति जी के हाथ में, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, उनसे कोई क्षमा मांगने आ जाता था तो वो उसे माफ़ कर देते थे, तो उनके हाथ में क्या होती थी, पावर। तो हमारे देश का राजा कौन है, राष्ट्रपति जी। तो उनके पास कौन सी शक्ति है, क्षमादान की शक्ति। और इस अनुच्छेद को याद करने का तरीका है कि अगर आप राष्ट्रपति को जाके बोलेंगे कि राष्ट्रपति जी हमारा साथ दो, साथ दो, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे थ की जगह त लिखा है ताकि आपको दिखे कि 7 का मतलब 7 और 2 का मतलब 2, तो 72 बन गया, राष्ट्रपति जी हमारा साथ दो। आप इसको ऐसे पढ़िए, साथ दो, राष्ट्रपति जी हमें क्षमा कर दीजिए और हमारा साथ दो। तो 72 अनुच्छेद में क्षमादान की बात की गई है। अब ये जो क्षमादान है ये कई प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है, पेपर में पूछा जाए तो 5 प्रकार का होता है। पहला, जिसे क्षमा ही कहा जाता है और अंग्रेजी में पार्डन। इसमें जो दोषी की सज़ा होती है वो बिल्कुल माफ़ कर दी जाती है, चाहे वो कितनी भी हो और कैसी भी हो। दूसरा होता है लघुकरण, जिसे कॉम्यूटेशन कहा जाता है। इसमें जो सज़ा है उसकी प्रकृति मतलब कि नेचर बदल दिया जाता है। जैसे कि अगर आपको फांसी की सज़ा दी हुई है और अगर आप क्षमा मांगते हैं कि मेरे को फांसी नहीं चाहिए, तो राष्ट्रपति जी ऐसा कर सकते हैं कि वो आपकी फांसी की सज़ा को माफ़ करके आपको ज़िंदगी भर का कारावास दे दे, कि आप मरेंगे नहीं बट आप ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे। तो सज़ा तो दोनों तरीक़ों में मिल रही है, मगर उन्होंने क्या किया है कि आपकी सज़ा की प्रवृत्ति को बदल दिया है। ठीक है, तो इसे लघुकरण कहा जाएगा। तीसरे नंबर की होती है परिहार, जिसे रिमिशन कहा जाता है। इसमें सज़ा की अवधि बदल दी जाती है। ठीक है, अवधि मतलब ड्यूरेशन। अगर आपको मान लो 7 साल की सज़ा हुई है और आपका व्यवहार अच्छा है और आप याचिका दायर करते हैं कि मेरे को क्षमादान चाहिए, तो हो सकता है कि आपकी सज़ा 2 साल की या फिर 1 साल की भी कर दी जाए, तो सज़ा की अवधि को बदल दिया जाता है। ठीक है, विराम और रेस्पाइट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, जैसे कि कोई महिला गर्भवती है या फिर कोई इंसान डिसेबल्ड है, अपंग है, तो उस केस में उसकी जो सज़ा है या तो कम कर दी जाती है या फिर माफ़ कर दी जाती है, तो उसे विराम कहा जाता है। आखिरी और 5वें नंबर की है प्रविलंबन, जिसे रिप्रीव कहा जाता है। किसी दंड को कुछ समय के लिए टालना रिप्रीव कहा जाता है। जैसे कि अगर किसी इंसान को फांसी होने वाली है और उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए या फिर उससे रिलेटेड कोई और केस कर दे कि ये इसको सज़ा गलत दी जा रही है, तो ऐसे केस में उसकी जो सज़ा है वो थोड़े दिनों के लिए टाल दी जाती है कि जब परिस्थितियाँ उसके अनुकूल होंगी तो इसे यही सज़ा सेम दी जाएगी, मगर कुछ समय बाद दी जाएगी। तो आपकी सज़ा को कम या घटाना नहीं है, उसे टालना, थोड़े दिनों के लिए खिसका देना, कि उसे 1 जनवरी को फांसी देनी जानी थी तो वो हटा के 10 जनवरी को कर दिया, ऐसा कुछ कितना भी समय हो सकता है, तो उसे प्रविलंबन कहा जाता है। अभी हमने राष्ट्रपति की बात कर ली, अब हम आते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जी पे। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति जी का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 63 है। ठीक है, और उन जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी कहलाते हैं, चेयरमैन भी कहलाते हैं। तो पहले तो राष्ट्रपति जी के बारे में बताया, फिर ये बताया कि वो सभापति है उससे अगले ही अनुच्छेद में, और उससे ही अगले अनुच्छेद में, अनुच्छेद 65 में ये बताया गया कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है या फिर वो अनुपस्थित हैं, किसी वजह से कहीं गए हुए हैं या बीमार हैं, तो उनका जो पदभार है वो कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति जी संभालेंगे। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल आप इकट्ठे याद कर सकते हैं, 63, 64, 65। पहले राष्ट्रपति, फिर ये कि राष्ट्रपति जी राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और फिर कि वो राष्ट्रपति जी की जगह ले सकते हैं उपराष्ट्रपति। अब आ जाइए अनुच्छेद 74 पे। राष्ट्रपति को सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जो पोस्ट है वो ऐसे कहीं पर डिफाइंड नहीं है, मगर अनुच्छेद 74 में ही बताया गया है
कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए या फिर सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद बनाई जाएगी और उसी मंत्री परिषद का एक प्रधान होगा जिसे कि प्रधानमंत्री कहा जाएगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है। और इसी अनुच्छेद 75 में एक और चीज़ दी गई है कि यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि मंत्री परिषद में जितने भी लोग हैं और वो भी प्रधानमंत्री को मिलाकर जितने भी लोग हैं वो कुल लोकसभा के जितने सदस्य हैं उसका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे अनुच्छेद 75 में 91वें संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था, बाद में ऐड किया गया था। ठीक है। देखिए, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति जी बनाते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और प्रधानमंत्री होता है, इसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। और राज्य मंत्री होते हैं। एक राज्य मंत्री होता है और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ होता है। देखिए, कैबिनेट मंत्री क्या होता है? सरकार के प्रमुख मंत्रालय, कुछ प्रमुख मंत्रालय होते हैं जैसे कि रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इसी तरीके के, और यह विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। जो भी ये विभाग इनको दिए जाते हैं उससे जो जुड़े हुए जो भी फैसला लेना होता है वो कौन लेता है? कैबिनेट मंत्री लेता है। और राज्य मंत्री क्या करता है? राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। और जहाँ पर स्वतंत्र प्रभार का मामला होता है वे अपने कार्य कैबिनेट मंत्री की भांति ही स्वतंत्रता से कर सकते हैं। तो ये अंतर होता है कैबिनेट मंत्री में और राज्य मंत्री में। अब आते हैं अनुच्छेद 76 पे और 165 पे। देखिए, ये दोनों अनुच्छेद मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि जबकि अनुच्छेद 165 तो भाग 6 में आता है, ये दोनों इकट्ठे इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये दोनों की पोस्ट सेम होती है। एक काम करता है यूनियन के लिए और ये काम करता है स्टेट के लिए। ठीक है, तो आप एक साथ पढ़े इसलिए मैंने इन्हें यहाँ लिखा है। भारत का महान्यायवादी जिसे कि अटॉर्नी जनरल कहा जाता है और राज्य का महान्यायवादी जिसे महाधिवक्ता या फिर एडवोकेट जनरल कहा जाता है। ये दोनों ही सर्वोच्च विधि अधिकारी माने जाते हैं। ये यूनियन का माना जाता है और ये स्टेट का। दोनों सदनों की कार्रवाई में तथा सदन में बोलने की शक्ति। देखिए, जो अटॉर्नी जनरल होता है वो अकेला एक ऐसा इंसान होता है जो बिना दोनों सदनों का सदस्य हुए बिना भी उसकी कार्रवाई में बोल भी सकता है और वहाँ पर बैठ भी सकता है। अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अनुच्छेद 76 में ये भी दे रखा है कि इसकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। और अभी जो वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं के वेणुगोपाल जी। वो तो अटॉर्नी जनरल हो गए। और हरियाणा के महाधिवक्ता या फिर एडवोकेट जनरल कौन है? बलदेव राज महाजन। ये करंट का क्वेश्चन है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सबसे पहले कौन थे? फर्स्ट नंबर के वो थे श्री आनंद स्वरूप को पहले महाधिवक्ता होने का सम्मान भी मिला हुआ है। कब? 1966 में जब हरियाणा बनके रेडी हुआ था उस टाइम पे श्री आनंद स्वरूप जी हमारे पहले महाधिवक्ता के रूप में आए थे। अब आ जाते हैं संसद पर। संसद को याद करना बहुत ही सरल है। देखिए, सरल ये वर्ड बार बार पढ़िए क्योंकि ये हमारी ट्रिक है ये तीनों आर्टिकल इकट्ठा याद करने की। देखिए, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो आर्टिकल 79 में आता है हमारी संसद और उसके जस्ट बाद ही 80 में आती है राज्यसभा और 81 में आती है लोकसभा। तो इन तीनों को इकट्ठा याद करना है। इसलिए ये ट्रिक है कि जैसे ही आप ये वर्ड देखेंगे सरल और स से शुरू कर देंगे संसद, तो संसद के ठीक बाद आएगी राज्यसभा और उसके ठीक बाद आएगी लोकसभा। देखिए, अनुच्छेद 80 और 81 हमारी राज्यसभा और लोकसभा की बात करते हैं। सबसे पहले हम राज्यसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। इसी के कंपैरिजन में लोकसभा का कितना होता है? 5 साल का होता है। पहले 5 साल का नहीं था मगर इसको संशोधन लाया गया और फिर 6 साल से 5 साल कर दिया गया।
इसे भंग किया जा सकता है, किसी लोकसभा को भंग किया जा सकता है मगर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। और दोनों के लिए ही अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और सरकार के किसी भी लाभ वाले पद पर आपको नहीं होना चाहिए। इनकी जो उम्र है वो भी अलग अलग है। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको 25 वर्ष का होना चाहिए और राज्यसभा का बनना है तो आपको 30 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं लोकसभा के सदस्यों की संख्या। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बदलते रहते हैं, हर साल नहीं बदलते, मगर अभी तक 2-3 बार इनमें बदलाव हो चुके हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम सदस्य कितने होते हैं तो वो होते हैं 552। ठीक है, वो भी शुरुआत में थे, वर्तमान में थे, अभी बदल चुके हैं। कैसे? जैसे कि 550 तो स्टेट और यूनियन के मिला के, राज्य और केंद्र के मिला के, और 2 एंग्लो इंडियन, मतलब कि इनको कौन मनोनीत करता था? ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। और उसमें से भी संविधान 104 आया और उसने इस आरक्षण को खत्म कर दिया। अभी हमारे कितने संशोधन हो चुके हैं? 104। और जो आखिरी संशोधन हुआ है उसमें क्या है कि जो 2 एंग्लो इंडियन हैं वो अब से नहीं रहेंगे, उनको राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेगा, मतलब उनकी सीट ही खाली हो चुकी है। तो अब अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 550। एंग्लो इंडियन कट ही गए और बचे कितने? 550। तो 550 में से भी राज्यों को कितने मिले हैं? 530। और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीट हैं? 20। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि अधिकतम संख्या 550 है, मगर ये जो स्क्रीनशॉट है ये विकिपीडिया से लिया गया है, मगर वहाँ पर तो 545 दिखाई गई है। देखिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जितनी सीट है वो सारी भरी जाए। ठीक है, तो अधिकतम सीट तो हमारी 550 है, मगर हम कितनी यूज़ करते हैं इलेक्शन के टाइम पे? सिर्फ 545, जिसमें से कि 2 क्या हो चुकी हैं? अब एंग्लो इंडियन की ख़त्म हो चुकी हैं, तो बची कितनी? 543। ठीक है, 543। तो 543 अभी हमारे करंट लोकसभा में मेंबर्स हैं। तो स्पीकर ऑफ द हाउस कौन है हमारे, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लीडर ऑफ द हाउस किसे कहा जाता है? नरेंद्र मोदी जी को। प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी जी को। और लीडर ऑफ अपोजिशन वैकेंट मतलब खाली है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो सीट है वो 2019 से अभी तक खाली है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए आपको 10% सीट होना चाहिए टोटल सीट्स का। ठीक है, टोटल सीट्स का मतलब 550 सीट का आपके पास कम से कम 55 सीटें होनी चाहिए, मगर वो अभी तक कोई पार्टी नहीं ला पाई है 2019 के बाद। ये थी लोकसभा के सदस्यों की बात। अब आ जाते हैं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पर। तो राज्यसभा की जो सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वो 250 है। और देखिए वर्तमान में कितनी हो गई है? 245, मतलब हो नहीं गई है, वो भरे ही उतने जाते हैं, मतलब शुरू से ही इलेक्शन उतनी ही सीटों पर लड़ा जाता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है तो उसको अच्छे से पढ़िएगा कि आपसे अधिकतम संख्या पूछा गया है या फिर वर्तमान सदस्य पूछे गए हैं। मतलब अधिकतम सदस्य और वर्तमान सदस्य दोनों में बहुत अंतर है। ऐसे ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कितनी है? 238। और राष्ट्रपति द्वारा कितनी मनोनीत की जा सकती हैं? 12। मगर ये कैंसिल नहीं हुई है। कैंसिल किसकी हुई थी? लोकसभा की 2 सीटें। राज्यसभा में अभी भी राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। और किन 4 विषयों पर कर सकता है? ये बहुत ध्यान से पढ़ना, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। सिर्फ यही वो 4 विषय हैं जिस पर राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इसके अलावा किसी मैथ वाले को नहीं कर सकता कि कोई मैथ का है, मैथ की मतलब गणित के विभाग से जानकारी रखता है और उसको मनोनीत कर दिया, नहीं, यही 4 विभाग होने चाहिए। ठीक है, और कितने लोग कर सकता है? 12 लोग। और वर्तमान में यूनियन और स्टेट को कितने मिले हुए हैं? 233 और राष्ट्रपति द्वारा 12। आ जाते हैं अनुच्छेद 85 पर। अनुच्छेद 85 क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अनुच्छेद 85 हमारे संसद के सत्र, मतलब कितने सत्र होंगे एक साल में? संसद के 3 सत्र होते हैं। ठीक है, एक होता है बजट सत्र, एक होता है मॉनसून सत्र, ठीक है, एक होता है ग्रीष्मकालीन सत्र। तो सत्र 3 तरह के सत्र होते हैं। और उन संसद का विघटन, मतलब संसद का विघटन मतलब उसको ख़त्म करना या उसमें कुछ चेंजेस करना, ये सब किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति जी के हाथ में होता है, और वो अनुच्छेद 85 के थ्रू होता है। अनुच्छेद 110 और 112 दोनों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया जिसे कि मनी बिल कहा जाता है, और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अब आपने सुना होगा ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? आपने बहुत बार सुना है बजट, बट बजट जैसा कोई भी वर्ड हमारे संविधान में नहीं है उसे
आम भाषा में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कहा जाता है। तो आपसे पूछे बजट कौन से आर्टिकल में, तो उसका आंसर भी 112 ही होगा। ठीक है, ये जो वर्ड है बजट, ये कहाँ से आया? बजट फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुगेट से आया है, और बुगेट का मतलब होता है धन, राजस्व की जो आय होती है या फिर जो खर्चे होते हैं उसकी एक सूची बनाना। मतलब कि एक कंट्री में रह के हमारी क्या क्या इनकम है और क्या क्या हमारे खर्चे हो रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनाना, या उसको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह तैयार करना कि अपने पूरे वार्षिक, देखिए वार्षिक का मतलब पूरे साल में एक साल का बजट तैयार होता है, तो उसे बजट कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 112 में आता है। ठीक है, तो इसको याद करना आसान है। 112, 12 से मतलब 12 महीने, 12 महीने जो खर्च किया उसका जो बजट बनता है उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 214 पर। अनुच्छेद 124 हमें सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है। अनुच्छेद 214 हमें हाई कोर्ट के बारे में मतलब कि उच्च न्यायालय के बारे में बताता है, मतलब उनको परिभाषित करता है और उनके कार्य बताता है। देखिए, इसको याद करने का तरीका है कि वो गाना आपने सुना है 1 2 का 4 4 2 का 1 माई नेम इज़ लखन। तो कोई आपसे ये कह रहा है कि मेरे सामने ज़्यादा 1 2 का या 4 2 का 1 मत कर, नहीं तो मैं तेरे को कोर्ट घसीट ले जाऊंगा। ठीक है, मतलब मेरे सामने ज़्यादा चालाकी मत दिखा। तो जिन आर्टिकल्स में 1 2 का 4 4 2 का 1 ये डिजिट सारी हैं वो किससे रिलेटेड होंगी? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से। तो अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय से और 214 हाई कोर्ट से। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट से 2 अनुच्छेद और ज़रूरी हो जाते हैं, एक अनुच्छेद 32 और एक अनुच्छेद 226। ये दोनों किस लिए ज़रूरी हैं? क्योंकि ये दोनों, इन दोनों अनुच्छेदों से रिट जारी कर सकते हैं। अब रिट क्या होती है? रिट ऐसे निर्देश या फिर ऐसे आदेश होते हैं जो हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिशियल को जारी कर सकते हैं कि आपको ये काम ऐसे करना है। कोई आदेश, मतलब अगर आप सिंपल भाषा में समझें तो अगर कोर्ट कह रहा है किसी को कि आपको ये काम ऐसे करना है, तो वो कैसे बोलेगा? फ़ोन करके तो बोलेगा नहीं, तो वो रिट या आदेश जारी कर देगा। तो वही रिट वो कौन से अनुच्छेद से कर सकता है? अनुच्छेद 32 या फिर 226 से कर सकता है। देखिए, CJI कौन होता है? जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब जो चीफ जस्टिस होता है वहाँ का, उसे CJI नाम दिया जाता है। और अभी फिलहाल हमारे CJI कौन है? जस्टिस नूतल पार्टी वेंकटरमन। ठीक है, इसका जो अधिष्ठान है मतलब सुप्रीम कोर्ट का है न्यू दिल्ली में। नियुक्ति कौन करता है? CJI की भारत के राष्ट्रपति। इसके अवधि काल क्या होती है जॉब करने की? 65 वर्ष की आयु तक। कौन से अनुच्छेद में दिया गया? अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 124। गठन कब हुआ था? 1950, जब हम गणतंत्र हुए थे। प्रथम धारक सबसे पहले CJI हमारे कौन थे? जस्टिस S.J. कैनिया। ठीक है, S.J. कैनिया। और हरियाणा के बारे में पढ़ रहे हैं हम, हरियाणा के लिए पढ़ रहे हैं पॉलिटी, तो हरियाणा के तो ज़रूरी हो ही जाते हैं। तो हरियाणा के कौन थे? जस्टिस रविशंकर झा। अभी हमारे चीफ जस्टिस हैं पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के। सॉरी, मैंने थे बोल दिया था। तो हमारे हरियाणा के, पंजाब और हरियाणा कोर्ट के चीफ जस्टिस फिलहाल कौन है? रविशंकर झा। आगे चलते हैं। न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। अभी हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 से हम रिट जारी कर सकते हैं। तो वो रिट कैसे जारी होते हैं? वो 5 तरीकों से जारी होते हैं। ये हैं वो 5 तरीके। ठीक है, इन 5 तरीकों को परिभाषित करें तो देखो, सबसे पहला होता है क्यो वारंटो, अधिकार प्रच्छा जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए अधिकार और क्यों, ये अधिकार और ये क्यों, तो आप इसको बोलोगे तो क्यों हो, मतलब कि आप इस अधिकार पर क्यों हो, मुझे बताओ। तो अगर कोर्ट को ऐसा कुछ पूछना हो कि आप इस अधिकार पर क्यों हो, अधिकार प्रच्छा दो, तो इस रिट को क्या कहेंगे? यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद पर हो, मतलब कि किसी पब्लिक पोस्ट पर हो जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त ना हो, मतलब कि उस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल ही ना हो। उस केस में क्या होगा कि कोर्ट उस आदमी को रिट भेजेगा कि आप इस पोस्ट पर, पब्लिक पोस्ट पर या लोक पद पर क्यों धारण कर रहे हो, आपको इसका अधिकार नहीं है। तो कौन सी रिट भेजेगा? क्यो वारंटो। दूसरी जो रिट है उसे हम बंदी प्रत्यक्षकरण बोलते हैं। ठीक है, अब बंदी नाम आ रहा है, बंदी से क्या होता है? जो इंसान क्राइम करता है, क्रिमिनल। तो
तो जो बंदी होता है उसे किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार करना, अगर आपने उसे किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार किया है या फिर गिरफ्तार करके उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस नहीं दी है, किसी को भी नहीं दी है जिसको ऑथराइजेशन को दी जाती है, तो उसको रिहाई मिल सकती है उस तरीके से, तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल है और उसे इसका यूज़ करना है कि मेरे साथ कोई गैर कानूनी कारण हुआ है, मेरे को गिरफ्तारी करते टाइम ये चीज़ गलत है, ये कानून में नहीं है, तो वो इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का इस्तेमाल कर सकता है। सॉरी, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हीबस कर्पस। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण फाइनली बोल दिया। चलिए अगले पर चलते हैं। उत्प्रेषण, जिसे कि शहरियो शारी बोलते हैं। इसको देखिए, ये दोनों इकट्ठा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। दोनों में क्या कॉमन है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देता है, मतलब कि कोई भी बड़ा कोर्ट अपने छोटे कोर्ट को देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमे हैं उनको अपने पास भेजने के लिए जारी करता है कि आप ये जो केस है ये आप मेरे पास भेज दो, तो वो क्या करेगा, उत्प्रेषण जारी करेगा। और प्रोहिबिशन क्या होता है कि वो उसकी सीमा बताता है। उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय को, बड़ा कोर्ट, कोई भी बड़ा कोर्ट अपने छोटे कोर्ट को जो कार्य में उससे छोटा है उसको बताता है कि ये जो कार्य है ये आपकी सीमा से बाहर है, तो प्रोहिबिशन लगाता है उस पर कि आप काम मत कीजिए। ठीक है, प्रतिषेध लगाता है। आगे चलते हैं। ये है आर्टिकल 148। ये हमें कैग के बारे में बताता है। कैग जिसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या फिर भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाता है। अब ये कौन होता है, देखिए इसके नाम में ही है। नियंत्रक मतलब जो कंट्रोल करता है, लेखा परीक्षक जो हमारे अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, हमने कहाँ कितना खर्च किया, गवर्नमेंट ने कितना किया, तो उसका जो लेखा जोखा रखता है उसके लिए कंट्रोलर रखा जाता है, उसे कैग कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 148 में परिभाषित है। फिलहाल 2020 से लेकर अभी तक हमारे कैग कौन है, GC मुर्मू। ठीक है, नॉमिनेटर, इसको नॉमिनेट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, और अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। इसकी टर्म लेंथ क्या होती है, या तो 6 साल या फिर 65 साल, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। देखिए भाग 5 के महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ खत्म होते हैं। अब भाग 6 जो कि हमें राज्य की चीज़ों के बारे में पढ़ा है। अभी तक हमने यूनियन के बारे में पढ़ा, अब हम स्टेट लेवल की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो भाग 6 और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 की ये बात करता है। देखिए फिर से क्यों लिख दिया मैंने भाग 5, क्योंकि इससे इसको याद करना थोड़ा आसान है। भाग 6 को, भाग 5 में राष्ट्रपति के लिए जो जो चीज़ें थी वही भाग 6 में राज्यपाल के लिए हैं, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति एक देश के लिए होता है ऐसे ही राज्यपाल एक राज्य के लिए होता है। आप सबसे पहले बात करते हैं पद की। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति हमने पढ़ा 52 में थी, शक्ति 53 में थी और 54 में उसका चुनाव था। तो अगर आप इन सब में एक जोड़ देंगे तो देखिए सारी चीज़ें राज्यपाल में बदल जाएंगी। 52 से 53, 53 से 54 और 54 से 55। 153 में राज्यपाल जी का पद है, मतलब उनका जो पद है उसकी डेफिनेशन है। 154 में उनकी शक्तियाँ हैं और 155 में उनके चुनाव हैं। तो इस तरीके से आप दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। आते हैं अगली स्लाइड पर। इसमें अनुच्छेद 74 की बात की है, जो कि हम पहले कर चुके हैं कि राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद होगा। बट दोबारा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इसी से मिलता जुलता अनुच्छेद 163। अब यहाँ पर किसके मंत्रिपरिषद की बात हो गई, राज्यपाल की। तो सिर्फ रिवाइज करने के लिए मैंने ये यहाँ पर लिखा था। अब अनुच्छेद 123 और 213। देखिए अध्यादेश होते हैं। अध्यादेश मतलब कि ऑर्डिनेंस, इंग्लिश में इसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। सबसे पहले जानिए ऑर्डिनेंस होता क्या है। कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर तत्काल मतलब ऐसा कोई इमरजेंसी आ जाए कि कोई ऐसा मुद्दा आ जाए कि राष्ट्रपति जी को खुद ही कानून बनाने की ज़रूरत पड़ जाए कि इसकी तो बहुत ज़रूरत है, और संसद के सत्र का इंतज़ार, मतलब कि संसद का सत्र होता है तभी तो कोई बिल पास हो सकता है ना, मगर उसका इंतज़ार नहीं किए बिना सरकार अध्यादेश जारी कर देती है, और सरकार नहीं करती, वो राष्ट्रपति कर देता है, तो उसके ज़रिए कानून लगाया जा सकता है, उसे अध्यादेश कहा जाता है। एक तो होता है नॉर्मल बिल, जिसे कि सदन के दोनों सदनों में पास किया जाता है, मगर अगर संसद के सत्र नहीं हो रहे हैं तो राष्ट्रपति कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ठीक है, वो अनुच्छेद 123 में आता है,
जैसे कि हम किसी को सरप्राइज देते हैं ना, 1 2 3 सरप्राइज, तो ऐसे ही राष्ट्रपति जी बिल्कुल नया कानून लाके हमें क्या बोलते हैं, 1 2 3 ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 1 2 3 ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस हमारे लिए सरप्राइज की तरह हो जाता है। जैसे कि अभी कृषि कानून जो आए थे वो ऑर्डिनेंस अध्यादेश के रूप में आए थे, उस टाइम पर संसद का कोई भी सत्र नहीं बैठा था। तो ये तो राष्ट्रपति जी के लिए, अगर राष्ट्रपति जी ऐसा कुछ कर सकते हैं तो राज्यपाल भी कर सकता होगा। तो राज्यपाल जी किस में कर सकते हैं, 213 में। ठीक है, दोनों सिमिलर से हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 123 में राष्ट्रपति जी और 213 में राज्यपाल जी। देखिए, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो कितने समय तक लागू रहता है, अधिकतम 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद संसद के दोनों सदनों में से पारित होना अनिवार्य है। मतलब 6 महीने तक तो नॉर्मल रहेगा ही, और 6 महीने बाद भी अगर उसे लागू रखना है तो संसद के दोनों सदन जब बैठेंगे, चाहे वो अलग अलग बैठें, दोनों में से पारित होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे शून्य करार कर दिया जाएगा, मतलब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, वैधता खत्म हो जाएगी। ठीक है, अध्यादेश और विधेयक में क्या अंतर है, मतलब कि बिल में और ऑर्डिनेंस में क्या अंतर है। अभी मैंने आपको बताया कि जो बिल है वो तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा में पारित होना ज़रूरी है, तभी वो बिल माना जाएगा या ऑर्डर माना जाएगा, कानून माना जाएगा। मगर जो अध्यादेश है वो बिना पारित हुए भी सीधे सीधे लागू किया जा सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति जी या राज्यपाल जी की मंजूरी पर। ये इनका मूल अंतर हो जाता है। देखिए, हरियाणा की विधानसभा के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्लास तो ओवर हो चुकी है, मगर क्योंकि हमने संसद और विधानसभा के बारे में पढ़ा है तो हरियाणा की विधानसभा से कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, हरियाणा की जो विधानसभा है वो एक सदनीय है, मतलब एक सदन वाली है। अब एक सदन क्या होता है वो मैं इससे अगली स्लाइड में पढ़ाऊँगी। अवधि सीमा कितनी है, 5 साल की है। नए सत्र की शुरुआत कब हुई, 2019 में। कौन सी, हाँ 2019 में। अध्यक्ष कौन थे, ज्ञान गुप्ता जी, और बीजेपी के हैं वो। अक्टूबर 2019 से अध्यक्ष हैं ज्ञान गुप्ता जी। उपाध्यक्ष कौन है, रणबीर सिंह गंगवा, ये भी भाजपा से हैं और अक्टूबर 2019 से हैं। सदन के नेता कौन है, मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी से, अक्टूबर 2019 से। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में विपक्ष के नेता हैं, बट सेंटर में विपक्ष का कोई नेता नहीं है। ठीक है, हमारे कुल कितनी सीटें हैं विधानसभा में, 90। और मोटी मोटी जो 3 पार्टियां हैं उसमें से भाजपा में से 40 सीटें हैं, जेजेपी में से 10 और कांग्रेस से 31। बाकी 1-1 2-2 और अलग पार्टी से। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये तीनों हो जाती है क्योंकि इन तीनों ने सबसे ज़्यादा सीटें ली हुई हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा एक कि हरियाणा की जो प्रणाली है वो कैसी है, एक सदनीय है। तो एक सदनीय मतलब जिसमें एक सदन हो, जैसे कि हमारे पास सिर्फ विधानसभा है। तो द्विसदनीय क्या होती है, मतलब बाईकैमरलिज्म क्या होता है, उस विधि को कहते हैं जिसमें जो विधायिका होती है, मतलब कि लेजिस्लेचर, उसमें 2 सदन होते हैं, इसलिए उसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत के 2 सदन हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। वर्तमान में ऐसे कितने राज्य हैं जिसके पास द्विसदनीय विधायिका है, तो ऐसे हमारे कुल 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन दोनों को एक साथ पढ़ना क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ ना, तो याद रहेगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र कर्नाटका, दोनों पास पास है, महाराष्ट्र कर्नाटका। तीसरा उत्तर प्रदेश बिहार, ये भी दोनों पास पास है, तो 3 जोड़ियां बन गई, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, महाराष्ट्र कर्नाटका, उत्तर प्रदेश बिहार। ये ऐसे 6 राज्य हैं जिनके पास द्विसदनीय विधायिका है। हालांकि आंध्र प्रदेश ने अभी बिल पेश किया हुआ है कि हमें एक सदनीय विधायिका चाहिए, मगर वो अभी तक पास नहीं हुआ है। ये 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 61 में है, मतलब 1 बॉल पर 6 छक्के, वो किससे ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है, मतलब कि मंत्रिपरिषद की सलाह उसे माननी ही पड़ेगी। वो है अनुच्छेद 74, जिसमें कि वो मंत्रिपरिषद बनाता भी है और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हैव ए नाइस डे।